प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बिहार के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं एक और शानदार क्लास में। जी हाँ साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का एक और शानदार टॉपिक। पर उस टॉपिक को पढ़ने से पहले और वो टॉपिक क्या है बताने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, आपसे एक विनती करूंगा। आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल सके आपकी सारी क्लास के लिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ये वीडियो से आपको जो भी लाभ हो सके वही लाभ आपके दोस्तों और मित्रों को भी मिल सके। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संघ पोरीफेरा। जी हाँ साथियों, जो हमारा अध्याय यहाँ पे 4 है जिसका नाम है प्राणी जगत, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संघ पोरीफेरा। साथियों हम जानते हैं कि जितना भी प्राणी जगत होता है उसको हमने कुछ संघों में बांटा है। टोटल 11 संघ है और जो सबसे पहला संघ है, जो सबसे पुराना संघ है बहुकोषीय जंतुओं का, वो है संघ पोरीफेरा। आज उसी संघ पोरीफेरा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि संघ पोरीफेरा क्या होता है, इसे संघ पोरीफेरा क्यों कहते हैं, इसके जीव कहाँ पाए जाते हैं, उनका शरीर कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो पहली बात संघ पोरीफेरा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इन्हें स्पंज भी कहा जाता है और इनका पूरा शरीर छिद्रित होता है। ये जलीय होते हैं, अधिकांशतः लवणीय जल में पाए जाते हैं। ये कोशिकीय संगठन वाले और असंमित जीव होते हैं और ये द्विकोरिक होते हैं। आइए साथियों यहाँ लिखी हर एक बात को समझते हैं, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। पहली बात हम देखते हैं कि जो संघ पोरीफेरा है, संघ पोरीफेरा या इसको हम स्पंज भी कहते हैं, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। साथियों आप जानते हैं स्पंज जिसको हम फोम कहते हैं वैसा कुछ होता है। तो ये कुछ फोम की तरह होते हैं। पहली बात, इनका पूरा शरीर क्या होता है, छिद्रित होता है, मतलब इनका पूरा शरीर अनेकों छिद्रों से भरा होता है। तो ये जैसे मान लेते हैं हम एक पोरीफेरा का डायग्राम बनाते हैं और यहाँ पे एक पोरीफेरा है, ठीक। अब इनके पूरे शरीर पर अनेकों छिद्र पाए जाएंगे, बहुत ढेर सारे छिद्र पाए जाएंगे। इनके पूरे शरीर पर ऐसे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। जैसे आप देखिए स्पंज के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे छिद्र, वैसे इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, इनको इसलिए स्पंज कहा ही जाता है, ठीक। तो इनके पूरे शरीर पे क्या होते हैं, छिद्र ही छिद्र पाए जाते हैं। तो इनके पूरे शरीर पे क्या होंगे, अनेकों छिद्र होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, अनेकों छिद्र पाए जाते हैं। तो इनकी पूरी बॉडी पर न्यूमरस पोर्स हैं, यानी कि अनेकों छिद्र हैं। दूसरी बात यह है कि ये जितने भी जीव होते हैं ये है तो बहुकोशिकीय। नॉर्मली होता क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं जब होती हैं तो वो एक प्रकार की कोशिकाएं इकट्ठा होकर के बनाती हैं ऊतक, लेकिन ऐसा इनमें नहीं होता है। इनमें कोशिकीय शारीरिक संगठन पाया जाता है, इनमें कोशिकीय शारीरिक संगठन देखने को मिलता है। इनमें आपको कोशिकीय शारीरिक संगठन देखने को मिलता है। किनमें, संघ पोरीफेरा के जितने भी जीव होते हैं इनमें सिर्फ कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं इकट्ठा होकर के ऊतक का निर्माण नहीं करती हैं साथियों, ठीक है। इसके अलावा इनका शरीर जो होता है वह होता है द्विकोरिक। अब द्विकोरिक क्या होता है या डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। द्विकोरिक शरीर का मतलब क्या है कि इनमें जो भी जीव होते हैं वो जीव जब इनकी भ्रूणी अवस्था रहती है, मतलब जब ये डेवलपिंग फेज में रहते हैं साथियों, तो इनमें 2 ही स्तर बनता है जिसको हम कहते हैं जनन स्तर। 3 स्तर होते हैं जनन बच्चों, एक होता है एक्टोडर्म बाह्य जनन स्तर, मीजोडर्म मध्य जनन स्तर और एंडोडर्म यानी कि अंतः जनन स्तर। तो इनमें से इन तीनों में से केवल 2 ही पाया जाता है, मतलब इनके शरीर में एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही पाया जाता है। और जिस भी जीव के अंदर केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है उनको हम कहते हैं द्विकोरिक। तो यह एक द्विकोरिक जीव है जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही पाया जाता है और तीसरा मीजोडर्म नहीं देखने को मिलता है। इनकी अगर बात किया जाए तो ये असम्मित होते हैं। इनके शरीर की सम्मिति की बात किया जाए तो ये असम्मित जीव होते हैं। असम्मित जीव कहने का मतलब यह है जो किसी भी अक्ष से 2 बराबर भागों में ना बटे। किसी भी अक्ष से इनको काटने पर ये 2 बराबर भागों में नहीं बटेंगे। हालांकि कुछ पोरीफेरा जो है वो अरीय सम्मिति वाले हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे जो असम्मित होंगे।
इनके निवास स्थान की बात किया जाए तो ये पाए जाते हैं जल में, ये जलीय होते हैं बच्चों, पानी में पाए जाते हैं, और दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं, यानी समुद्री जल में देखने को मिलते हैं, लवणीय जल में जिसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, या फिर स्वच्छ जल में जिसमें नमक की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक, लेकिन अधिकांश आपको मैक्सिमम दिखेंगे समुद्री जल में। दूसरी बात, ये अचल होते हैं, मतलब ये गति नहीं करते, ये किसी प्रकार की गति करने का कार्य नहीं करते, ये इधर से उधर गति नहीं करते हैं। तो बाहर से देखने पर आपको इनमें ऐसी चीज दिखाई देगी, अनेकों छिद्र होगा, कोश की शारीरिक संगठन होगा, जल में पाए जाएंगे, स्थल में नहीं पाए जाते हैं, असम्मिति होगी इनके शरीर में, शरीर की समिति की बात किया जाए, अचल जीव होते हैं, द्विकोरिक होते हैं, और कोश की शारीरिक संगठन देखने को मिलता है। आइए साथियों एक और बात करते हैं इनकी सबसे इंपॉर्टेंट, इनमें ध्यान सुनना बच्चों, इनमें भोजन, श्वसन, भोजन करने के लिए, श्वसन करने के लिए, और साथ ही साथ उत्सर्जन करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जन हेतु नाल तंत्र पाया जाता है, नाल तंत्र पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है बच्चों? नाल तंत्र पाया जाता है। तो इनमें इन सारी प्रक्रियाओं के लिए जो ऊपर लिखा हुआ है, किसके लिए? भोजन करने के लिए, मतलब पोषण प्राप्त करने के लिए, श्वसन करने के लिए और उत्सर्जन करने के लिए एक तंत्र होता है नाल तंत्र। आइए साथियों देखते हैं नाल तंत्र क्या होता है। नाल तंत्र को देखने के लिए हमको एक पोरीफेरा को बीच से काट के देखना होगा। तो अगर हम एक पोरीफेरा के लंबवत काट करें, अगर हम एक पोरीफेरा को ऐसे कट करें तो आपको उसमें कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। एक मिनट रुक जाए बच्चों, बस मैं इसका डायग्राम बनाऊं अच्छे से, मैं आपको समझाता हूं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनके तैयार है। ये वही डायग्राम है जो मैं आपके सामने लेकर, ये देखो पहले पोरीफेरा को देख लो, ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये वास्तविक चित्र है पोरीफेरा का। ये समुद्र में इस प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊपर बड़े बड़े क्षेत्र हैं घड़े जैसा, और पूरे शरीर में छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अब अगर देखो ये मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक, ये भी पोरीफेरा, इसमें आप आसानी से इसके छिद्र देख सकते हैं। ठीक है, अब देखना, कहाँ गया, एक और डायग्राम था बच्चों, एक मिनट, चलो ठीक है, नहीं है। अब सुनना, ठीक, अब यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे इसमें जो बाहर का स्तर है इसको हम कहते हैं पिनेकोडर्म। ये पिनेकोडर्म है बच्चों, और इसमें आप देख लो छोटे छोटे छेद है, ये वही छेद है जो इसकी बॉडी में होते हैं। इन छेद को हम कहते हैं बेटा ऑस्टिया। ऑस्टिया, और अंदर की ओर भी क्या होती है, कोशिकाओं का स्तर होता है, जिसमें ऐसे आपको सिलिया देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे। ठीक, जो अंदर की कोशिका होती है इसको हम कहते हैं कोइनोडर्म। कोइनोडर्म कहते हैं। और यहां पे ये जो बड़ा वाला छेद ऊपर देख रहे हो बच्चों, इसे कहते हैं ऑस्कुलम। ऑस्कुलम। और साथियों यहां पे इस पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म, मतलब जो बाहर का स्तर है जो अंदर का स्तर है, इसके बीच में एक अकोशिकीय स्तर पाया जाता है। इसमें कोशिका नहीं होती, बीच में बच्चों एक अकोशिकीय स्तर है।
यहां पे एक आकोशिकी स्तर है, आकोशिकी स्तर साथियों। इस आकोशिकी स्तर कहते हैं बच्चों मीजोगिलिया। मीजोगिलिया कहते हैं। और इस मीजोगिलिया में क्या होते हैं, इसमें होते हैं कांटे के समान अंतःकंकाल। आप देख रहे हैं भैया, ये पूरा का पूरा स्पंज आपस एकदम सीधा खड़ा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ कंकाल तो है ना। तो यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ कंकाल होते हैं मीजोगिलिया में, ऐसे कांटे के समान। इस मीजोगिलिया में जो आकोशिकी स्तर है, इसमें ऐसे कांटों के समान कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और इनको हम कहते हैं स्पिक्यूल या कंटक। ये कांटे के समान इनका अंतःकंकाल है, इसको हम स्पिक्यूल कहते हैं या कंटक कहते हैं, कंटक कहते हैं बच्चों, ठीक। और ये जो बीच में गुहा है इसे कहते हैं स्पंज गुहा। अब बच्चों यहां पर देखो, ये स्पंज गुहा हो गई, तो इस तरह से आपको एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब नाल तंत्र क्या है बच्चों, नाल मतलब होता है कुछ नाली के जैसा, मतलब कुछ कैनाल नहर के जैसा। तो होता क्या है बच्चों, आप जानते हैं कि एकदम स्थिर होता है, और ये जो जल होता है, जो समुद्र का पानी है या कहीं जहाँ भी है स्वच्छ जल में, पानी ऐसे इंटर करेगा, कहाँ पे इंटर करता है, इस ऑस्टिया के थ्रू इसके शरीर में। तो ऑस्टिया के थ्रू जो छोटे छोटे छिद्र हैं, इसके थ्रू पानी इसमें जाएगा, इसके शरीर के अंदर। तो जो जल होता है वो ऑस्टिया के थ्रू क्या करेगा, पोरीफेरा के शरीर में प्रवेश करता है, प्रवेश कर गया। अब आप जानते हैं जो जल अंदर की ओर आ रहा है, इस जल में क्या होगा, अगर हम बात करें तो इस जल में क्या होगा, इस जल में आपको देखने को मिलेगा क्या, इस जल में देखने को मिलेगा ऑक्सीजन भी। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन भी है, साथ ही साथ जो सूक्ष्म जीव हैं, यानी कि भोजन के रूप में वो भी आएंगे, सूक्ष्म जीव भी पानी के साथ साथ आएंगे। अब होगा क्या, ये जो सूक्ष्म जीव आ रहे हैं, ये जो सूक्ष्म जीव आए हैं और ऑक्सीजन आए हैं, इन सब को ये अंतः स्तर क्या करेगा, अवशोषित करना शुरू कर देगा। ये अंतः स्तर अवशोषित कर लेगा भोजन को, यानी सूक्ष्म जीव को, और ऑक्सीजन को अंतः स्तर अवशोषित कर लेगा, और जो उत्सर्जी पदार्थ होगा वो उसको बाहर निकाल देगा पानी में, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो पानी में निकाल भी देगा। अब बच्चों ये जो जल इसके अंदर है, इसके अंदर जितने पोषक तत्व ऑक्सीजन थे वो इसने अब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, और जितने अपशिष्ट पदार्थ है वो इस पानी में डाल दिया। अब इस पानी को इस बड़े ऑस्कुलम के थ्रू क्या होगा, बाहर निकाल दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से, ऑस्कुलम के थ्रू क्या होगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। और यही प्रक्रिया, यही तंत्र क्या कहलाता है, नाल तंत्र। देखो इसमें भोजन का जुगाड़ भी हो गया, श्वसन का जुगाड़ भी हो गया, और उत्सर्जन का भी जुगाड़ हो गया, ठीक। तो भैया जल ऑस्टिया के थ्रू आता है और ऑस्कुलम के थ्रू निकल जाता है, छोटे छिद्र के साथ आता है और बड़े छिद्र से निकल जाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया आपकी कहलाती है क्या, नाल तंत्र कहलाती है, यही स्ट्रक्चर नाल तंत्र कहलाता है। और इसी नाल तंत्र के द्वारा क्या करता है, सारी प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है। अब बच्चों देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ भी देते हैं। इनमें एक विशेष नाल तंत्र पाया जाता है जिसके द्वारा ये पोषण, श्वसन और उत्सर्जन करते हैं। इनमें बाह्य स्तर पिनाकोडर्म होता है जिसमें अनेकों छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं। तो पिनाकोडर्म जो है, जैसे मैंने डायग्राम में आपको दिखाया कि ये जो पिनाकोडर्म है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको हम ऑस्टिया कहते हैं, ठीक ठीक। अंदर के स्तर को कोइनोडर्म कहते हैं, जहां ऑस्टिया के छिद्र खुलते हैं अंदर की ओर, सभी छिद्र ऊपर एक बड़े छिद्र में खुलते हैं जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। भैया ऊपर एक बड़ा छिद्र होता है, इसको हम ऑस्कुलम कहते हैं, वही बात लिखी हुई है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये ऑस्टिया है यहाँ पे, और ये ऑस्कुलम है, ये ऑस्कुलम है, ठीक। जल इसके थ्रू अंदर आएगा, देख रहे हो, और यहाँ दिखा रहा है बाहर क्यों निकल रहा है जल, ठीक। वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है साथियों। अब उसके बाद एक बात सुनो, मध्य में आकोशिकी मीजोगिलिया होता है, जो बात बताई, जिसके कांटों के समान कंकाल पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पिक्यूल कहते हैं। बच्चों अब ये जो कांटे के समान पदार्थ होते हैं, जो कांटे बनाते हैं, ये किस चीज़ के बने होते हैं, ये कई पदार्थ से मिलकर के बने हो सकते हैं। अलग अलग पोरीफेरा में अलग अलग पदार्थ के कांटे बने होते हैं, और इसी के आधार पर हम इस पोरीफेरा का वर्गीकरण भी करते हैं, ठीक। या द्विलिंगी जीव होते हैं और इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, अर्थात इसमें एक लार्वा अवस्था भी होती है। तो ये जितने भी जीव होंगे बच्चों, ये द्विलिंगी होंगे, मतलब ये इसमें नर और मादा दोनों ही जनन अंग होंगे, अंग नहीं, ये दोनों ही युग्मक बनेंगे, नर और मादा दोनों ही प्रकार के, और इनमें एक लार्वा अवस्था भी होती है। देखो
अप्रत्यक्ष परिवर्धन और प्रत्यक्ष परिवर्धन क्या होता है? अगर कोई जीव सीधे जीव को जन्म दे रहा है उसके जैसा है, जैसे इंसान अपने जैसा जीव पैदा करता है इंसान के जैसा, प्रत्यक्ष। लेकिन बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो जब जीव को पैदा करते हैं तो वो जीव उनके जैसा नहीं होता है, लेकिन बाद में वो उनके जैसा हो जाता है। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष अवस्था या अप्रत्यक्ष परिवर्धन। और वो जो जीव पैदा होता है जो अपने जनक के समान नहीं है उसे कहते हैं लार्वावस्था। ठीक। अलैंगिक जन्म भी होता है बच्चों मुकुलन के द्वारा, जिसको हम जेम्यूल कहते हैं, अथवा विखंडन से होता है। इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। देखो होता क्या है, ये जो पोरीफेरा होते हैं इनमें अंदर की ओर ऐसा मुकुल बनता है, आंतरिक मुकुल बनता है बेटा, ऐसे अंदर मुकुल बनते हैं। और जो आंतरिक मुकुल बनते हैं साथियों, यही आगे चल के क्या बनाते हैं, एक संरचना बनाते हैं, इसे हम जेम्यूल कहते हैं। और यही जेम्यूल क्या करता है, आगे चल करके एक नई संतति का निर्माण करता है। इसके अलावा बेटा इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है पुनरुद्भवन। इसमें पुनरुद्भवन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पुनरुद्भवन क्या है? पुनरुद्भवन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर कई खंडों में टूट जाता है, जितने खंडों में टूट जाता है उतने खंड नया जीव बना लेते हैं। मतलब अगर मैंने इसको 2 खंड में कर दिया तो ये पोरीफेरा कुछ समय के बाद पूरा 2 नया जीव बना लेगा, कुछ इस प्रकार से। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसी को हम कहते हैं पुनरुद्भवन। ठीक, इसे हम पुनरुद्भवन कहते हैं साथियों। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब देखो मैंने आपको बताया था अभी कि इनके मीजोगिलिया में जो कांटे होते हैं वो अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं, और वो किस पदार्थ के बने हैं इसी आधार पर इनको हम क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, इनका उदाहरण सुन लो बेटा, साइकॉन, स्कॉन, यूपेक्टिला, स्पॉन्जिला, इसके उदाहरण। अब भैया एक है वर्ग कैलकेरिया, एक है वर्ग डेमोस्पंजिया, एक है हेक्साटिलिडा। यहाँ 3 प्रकार के आपको वर्ग देखने को मिल रहे हैं। तो सिंपली देखो, जिसमें कैल्शियम युक्त कंटक होगा, मतलब जिसके कांटे कैल्शियम के बने होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, कैलकेरिया कहेंगे, जैसे कि साइकॉन। ऐसे कोई भी स्पंज जिसमें स्पॉन्जिन फाइबर तथा सिलिका के बने होंगे कंटक, उसे हम क्या कहेंगे, डेमोस्पंजिया कहेंगे। और लास्ट क्या है बच्चों, ऐसा कोई भी पोरीफेरा का वर्ग जिसमें सिलिका युक्त कंटक केवल होगा, केवल सिलिका से बना होगा, उसको हम क्या कहेंगे, हेक्साटिलिडा कहेंगे साथियों। तो यहाँ पे 3 प्रकार क्या होंगे, पोरीफेरा के टोटल वर्ग होंगे जिसमें हम बांटते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको पोरीफेरा की हर एक बात समझ में आ गई होगी। पोरीफेरा में जनन कैसे होता है, पोरीफेरा का निवास क्या होता है, पोरीफेरा में नाल तंत्र क्या होता है, ऑस्टिया क्या है, ऑस्कुलम क्या है, और पोरीफेरा के सामान्य लक्षण क्या है, ये भी आपने देख लिया है। ऐसे साथियों और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहेगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। पर आपको एक काम करना है, क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी रही। ठीक, ये जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बताइएगा, और लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं साथियों ऐसी क्लास में फिर अगली क्लास में। तब तक सही साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।